वेलकम टू आई स्पाइन। दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो 9 चल रहा है। चैप्टर 9 का पार्ट नंबर 2 हम इसमें बात करने वाले हैं। सो पार्ट नंबर 2 में हम जानेंगे लैंगिक जनन के बारे में। आखिर लैंगिक जनन क्या होता है? आपको पता है कि जनन की वह विधि जिसमें जो संतान उत्पन्न हेतु मतलब नर एवं जो मादा है वो जीव की भागीदारी होती है, और लैंगिक जनन वो कहलाता है। लैंगिक जनन में क्या होता है कि नर एवं मादा जीव का क्रमशः मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि युग्मक होता है ना, युग्मक एवं मादा युग्मक उत्पन्न होता है, और वे दोनों प्रकार के जो युग्मक हैं आपस में मिलकर मतलब युग्मज का निर्माण करते हैं। तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको काफ़ी अच्छे से इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपको पता है कि युग्मनस अत्यंत एक विकसित जीव की प्रवृत्ति हो जाते हैं और परिवर्तित होके एक मतलब जो जीवाणु होता है, जैसे कि बोलते हैं ना कि जैसे बेबी का होना, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है इसके बारे में भी हम लोगों को जान लेना चाहिए। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। ये यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो पौधों में पुष्प जनन अंग होते हैं ना, वो सामान्यतः एक पुष्प के 4 भाग होते हैं। जैसे वाहदल होता है और दल होता है सेकंड। जैसे दल का मतलब होता है पंखुड़ी, ठीक है। एक होता है पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ये आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा पुंकेसर और स्त्रीकेसर आखिर क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आपको पता है पुंकेसर नर जनन अंग होते हैं, जबकि स्त्रीकेसर जो होते हैं वो मतलब जनन अंग होते हैं। स्त्री, ठीक है, स्त्री का मतलब आप समझ रहे होंगे। यदि किसी पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर में से कोई एक जननांग मतलब उपस्थित हो तो एक लिंगी पुष्प वो कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पपीता और तरबूज आदि, ठीक है। यदि किसी पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों ही उपस्थित हो तो उभयलिंगी पुष्प वो कहलाते हैं। जैसे लाइक ऐसा गुड़ैल हो गया, आपका सरसों हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। आपको पता है कि पुंकेसर नर जनन अंग होते हैं और ये परागरण बनाते हैं, और जो परागरण होते हैं वो सामान्यतः कैसे कलर के होते हैं? पीले कलर के वो होते हैं। और स्त्रीकेसर पुष्प का मादा जननांग होता है, ठीक है। ये 3 भागों में विभाज्य होता है, 3 भागों में बटा रहता है, 3 भागों से बना रहता है। कैसे कैसे? जैसे अंडाशय है, वर्तिका है, वर्तिकार्ग है। तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं और जान लेते हैं कि जो पुष्पीय पौधों में जनन होता है वो कैसे होते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आइए जान लेते हैं। आपको पता है कि लैंगिक जनन का पहला चरण होता है कि नर और मादा युग्मकों में संलयन कैसे होता है। जैसे परागकण होते हैं, तो परागकण को पुंकेसर में वर्तिकार्ग मतलब जो संतानरत्न होता है ना उसकी आवश्यकता होती है, और ये प्रक्रम जो होता है परागरण कहलाता है। यदि एक ही पुष्प के जो परागकण है वो स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकार्ग पर होता है तो उसे हम स्वपरागरण कहते हैं। क्या कहलाता है? वो स्वपरागरण कहलाता है। ये यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। आप यहाँ देख पा रहे हैं तो आप इसे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करें। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप उसे मुझसे पूछ सकते हैं। आपको पता है कि परंतु यदि एक पुष्प है और एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पे स्थानांतरित होते हैं तो वो परपरागण कहते हैं उसे। एक पुष्प से दूसरे पुष्प की तक जो क्या होता है परागण होता है ना, तो ये एक स्थानांतरण वायु है, जल है, किसी भी जीव द्वारा स्वतंत्र होता है। और जो परागण होता है वो वर्तिकार्ग पे पहुंचने के लिए पश्चात क्या होता है कि नर युग्मक को अंडाशय में स्थित जो मादा है युग्मक तक पहुंचा देता है उसको बहुत ही आसानी से। आपको यहाँ पे ये भी समझ लेना है कि इसके लिए जो परागण होता है ना कि एक नलिका विकसित होती है और तथा वर्तिका जो होती है वर्तिका से होती हुई अंडाशय में स्थित जो बीजांड है बीजांड तक ये पहुँचती है। नर और मादा युग्मक का जो संलयन जो होता है युग्मनस का वो निर्माण करता है। काफ़ी अच्छे से ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। आपको यहाँ पे ये भी जान लेना है कि अंडाशय में स्थित जो बीजांड है बीज में परिवर्तित हो जाता है, और तत्पश्चात होता क्या है कि अंडाशय परिपक्व होकर फैल बनता है, और इस दौरान फूल के अन्य भाग जैसे कि बाह्यदल है, पंखुड़ी है, पुंकेसर है, वर्तिका है, वर्तिकार्ग है, प्राय मुरझा के ये गिर जाते हैं। तो ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है।
आइए जानते हैं आगे का पॉइंट टॉपिक है हमारा मानव में लैंगिक जनन। तो ये कैसे होता है? आपको पता है कि हाँ, इसके लिए अप्रॉक्सीमेट एज होती है, जैसे कि 10 या फिर 12। हाँ, तो 10 से 12 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते लड़के और लड़कियों के शरीर में अनेक शारीरिक बदलाव जो होते हैं, वो फिजिकली जो बदलाव होते हैं वो चेंज होने लगते हैं। मतलब शुरू हमें दिखने लगता है कि जैसे कि लंबाई एवं जो भार होता है उसका बढ़ना, लड़के के चेहरे पे दाढ़ियों का आना, मूंछ का आना शुरू हो जाना, है ना। तो वो इसके अकॉर्डिंग लगता है ना। लड़कियों में भी काफ़ी बदलाव देखे जाते हैं, वृद्धि होती है, रजोधर्म का शुरू होना, जनन अंगों में भी बालों का आना, लड़कों में जो शेयर होता है उसका परिवर्तन होना। जो लड़के होते हैं ना, वॉइस जो होते हैं, तो उनकी वॉइस में काफ़ी चेंजिंग आपको देखने को मिलता होगा इसके अकॉर्डिंग। तो ऐसा फिजिकली चेंजेस ये टाइम के अकॉर्डिंग आते ही हैं। 10 से 12 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते ये सारे चेंजेस धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं। 18 से 19 वर्ष की उम्र में लड़कों के और लड़कियों के जो जनन परिपक्वता आ जाता है। ठीक है, तो मानव जनन अंग तंत्र जो होता है उसके बारे में भी हम लोगों को जान लेना चाहिए। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आइए चलते हैं आगे और जान लेते हैं इसके बारे में भी। आपको पता है कि मानव नर जनन अंग तंत्र में क्या होता है कि मुख्य रूप से निम्नलिखित तंत्र होते हैं। सॉरी, हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो मानव नर जनन तंत्र में मुख्य रूप जो निम्नलिखित तंत्र होते हैं, जैसे कि इसमें एक जोड़ा वृषण का होता है, एक जोड़ा शुक्रवाहिका का होता है। ठीक है, तो एक आपका बहुत सारे इसमें जोड़े होते हैं, जैसे गुहिका है। तो वृष में क्या होता है कि नर जनन कोशिका मतलब शुक्राणु का निर्माण होता है, और जो वृषण उदर गुहा में बाहर वृषण को कोश में स्थित होते हैं। कारण ये है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान कर होना चाहिए। ठीक है, तापमान कर होना चाहिए। अब क्या होता है कि जो भी उत्पादन है उसके शरीर में वृद्धि भूमिका होती है। लड़कों में यौन अवस्था में क्या होता है कि लक्षणों का भी नियंत्रण करता है ये, और मतलब काफ़ी सारे इसमें शुक्राणुओं का मोचन देखा जाता है। ठीक है, उसका मोचन द्वारा होता है। और जो मूत्र मार्ग होता है तो उसमें शुक्राणुओं मूत्र द्वारा मतलब एक दोनों मतलब प्रभाव को उपव्यय एक तरीके से मार गई है। अब प्रोस्टेट के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप जानेंगे कि शुक्राशय जो होते हैं वो स्त्राव शुक्रवाहिका में डलते हैं, और जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं, और तरल पदार्थ शुक्राणुओं का पोषण करता है। शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणुओं में एक लंबी पूंछ होती है, और उन्हें मादा जनन कोशिकाओं की ओर तैरने में सहायता वो करती है। तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं इसको उन्हें काफ़ी अच्छे से और ज़्यादा समझ आ रहा होगा। तो कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है आप मुझे बता सकते हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो। और आपका जो ये पॉइंट है जैसे कि टॉपिक मादा जनन तंत्र, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़िए, और एनसीईआरटी आपका फिनिश होने वाला है 10th क्लास की। ठीक है, साइंस आपका फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग स्टैंडर्ड बुक के बारे में बात करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर।